चलें आगे, ये तो हुआ जी हमारा गवर्नमेंट वाला। अब हम आते हैं जी नॉन गवर्नमेंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 2A, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। एनी अदर समझते हैं मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है जी, ऊपर पॉइंट नंबर 1 नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा एनी अदर। एंड ये जो घर जिसमें आप रह रहे हैं ये किसका है? एम्प्लॉयर का, अपना खुद का है। चलें आगे, तो दो केसेस हैं, या फिर तो वो अनफर्निश्ड होगा या फर्निश्ड होगा। तो पहले अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अनफर्निश्ड वाला। हमने कहा सर शहर की पॉपुलेशन बताइए। अगर पॉपुलेशन 2001 सेंसस के हिसाब से, ठीक है जी, 2001, ठीक है ना, 11 ना 21, 2001 बहुत पुराना इन्होंने पॉपुलेशन काउंट लिया है। तो कहते हैं 2001 के हिसाब से अगर उस शहर की पॉपुलेशन 25 लाख या उससे ज्यादा की है तो आप अपनी सैलरी का 15% ऐड कर दो। मैं कहा सर सैलरी का यहाँ पे क्या मतलब है? 2 मिनट रुकेंगे जी, ठीक है। इससे पहले मैंने सैलरी का बस एक ही आपको HRA वाला करवाया, BCD, यहाँ पे इसका कुछ और मतलब है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्लियर है आपको? सैलरी का मतलब अभी नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि अगर आपको एक बड़े शहर में घर दिया गया, बड़ा शहर मतलब जिसकी पॉपुलेशन 2001 में 25 लाख को एक्सीड करती थी सेंसस के हिसाब से, इन दैट केस उसके अंदर आपकी सैलरी का 15% ऐड कर लिया जाएगा। बट मैंने कहा कि सर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट 25 से कम है, 10 लाख से ज्यादा है बट 25 से कम है, तो आपकी सैलरी का 10% ऐड किया जाएगा। और मैंने कहा सर बिल्कुल ही छोटा शहर है, पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, मतलब पॉपुलेशन थी ही सिर्फ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, तो 10 लाख को भी एक्सीड नहीं करती थी, तो आपकी सैलरी का सिर्फ 7.5 लाख। तो पहले पॉपुलेशन वाला टेबल कर लेते हैं, 25 या 25 से ज्यादा, 10 से 25, 0 to 10, ठीक है। और इधर आया जी 15, 10, 7.5, 15, 10, 7.5 ऑफ द सैलरी ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपसे कुछ रीइंबर्स किया है वो माइनस कर दो। लास्ट में वो क्या कहता है? एनी चार्जेस अगर आपसे रिकवर किए गए हैं, अगर ये तो हम किसकी बात कर रहे थे? रेंट फ्री अकोमोडेशन की। बट अगर आप कहते हो सर 10% मैंने पे किया है, तो जितना भी पे किया माइनस कर लो, जितना भी पे किया वो उतना आप इसमें से माइनस कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी। चलेंगे आगे, दोबारा से करते हैं जी। यहां तक जितना भी किया है पहले वो कर लेते हैं। ऊपर हमने कहा कि सबसे पहले गवर्नमेंट जब अपने इंप्लॉइज को देता है, अनफर्निश्ड है तो लाइसेंस फी ले लो, अगर उससे कुछ रिकवर करवाया तो वो आप माइनस कर लो, और अगर ये फर्निश्ड है तो लाइसेंस फी प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। बट अगर उन्होंने ओन नहीं किया तो एक्चुअल हायर चार्जेस आप ऐड कर दीजिए, माइनस अगर कोई रिकवर करवाए तो वो आप माइनस कर दीजिए। फिर हमने कहा सर गवर्नमेंट का केस नहीं है और घर जिसमें हम रह रहे हैं वो एम्प्लॉयर का ही है, इन दैट केस हमने क्या कहा? पॉपुलेशन के हिसाब से 25 या 25 से ज्यादा, 10 से 25 और 0 to 10, इन दैट केस 15%, 10% और 7.5% ऑफ द सैलरी। सैलरी क्या है अभी नहीं पता, सैलरी क्या है अभी हमें ये नहीं पता। और दूसरी तरफ हमने क्या कहा? वो सेम है जी, जो 15%, 10% या 7.5% आपने सैलरी ली है, उसमें से आप 10% कॉस्ट का ऐड कर दो अगर उसका अपना है। बट अगर आप कहते हो सर उसका अपना भी नहीं है, रेंट पर है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस आपको ले लिया जाएगा। और अगर आपने उससे कुछ भी रिकवर करवाया है घर के नाम पे या फर्नीचर के नाम पे, वो दोनों में से माइनस हो जाएगा। चलें आगे, पॉइंट नंबर बी, जिसमें एम्प्लॉयर ने भी वो घर रेंट पे ले रखा है आपको देने के लिए। उसने क्या किया? 50 फ्लैट रेंट पे ले लिए अपने एम्प्लॉइज के लिए कि मैं फ्री में दिया करूंगा अपने एम्प्लॉइज को, और उसने खुद खरीदे नहीं, खरीदता तो कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाती, उसने भी रेंट पे लेके आपको दे दिया। तो अगर उसने रेंट पे लेकर आपको दे रखा है तो एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम और द 15%, देखिए हाईएस्ट उठा लिया इन्होंने, हाईएस्ट 15% ऑफ द सैलरी। मैंने कहा सर शहर तो देख लो, वो कहता शहर नहीं देखना। मैंने कहा सर बहुत छोटा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख है, वो कहता है कि जी मैं तो अब हाईएस्ट लूंगा, अब 7.5 नहीं लूंगा। 7.5, 10 और 15 तो तब लेता था जब उसका अपना घर होता था, अब तो वो कहता है उसका अपना घर है नहीं। तो इन दैट केस एक्चुअल रेंट जो उसने पे किया या 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। और अगर आपसे कुछ रिकवर करवाए तो वो माइनस हो जाएगा। और अगर फर्नीचर है तो सेम चलता है जी, अगर उसका अपना फर्नीचर है तो 10%, अगर उसने फर्नीचर भी रेंट पे लिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस। फर्नीचर के नाम पे आपसे कुछ पैसे ले लिए वो माइनस कर दो।
लास्ट केस जिसमें वो कहता है कि जी आपको होटल में ठहराया है। अब होटल अनफर्निश्ड तो वो कहता होता नहीं है, ठीक है, कितना अजीब लगेगा एक होटल अनफर्निश्ड। वो धर्मशाला होती है जिसमें हॉल ले लेते हैं, जिसमें दरी बिछा के खुद ही सोना पड़ता है, वो वाला केस आएगा। चलो वहां पे तो कोई क्यों आपको रहने को देगा। सब वो कहता है कि अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन द होटल, तो अनफर्निश्ड वाला केस नहीं है, होटल्स आर ऑलवेज फर्निश्ड। तो यहाँ पे उसने कहा एक्चुअल चार्जेस जो होटल में हमने पे किया और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। 24% होटल्स आर डेफिनेटली प्रीमियम, ठीक है, कहाँ आपको एक घर में रहने को दे रहे थे, और यहाँ पर अब हमने रहने की जो बिल्डिंग है वो भी और फर्नीचर भी। तो यहाँ पर क्यों, तो अकेला घर था और यहाँ पर दोनों मिलाकर है, तो इसलिए 24। एक बार टेबल को पूरा रिकॉल करते हैं जी, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने अपने ही किसी एम्प्लॉय को दिया है, तो हमने कहा सर अगर अनफर्निश्ड है तो लाइसेंस फी, ठीक है, और अगर वो फर्निश्ड है तो लाइसेंस फी में ऐड कर दो 10% ऑफ द कॉस्ट, अगर उनका अपना फर्नीचर, अगर अपना नहीं है तो एक्चुअल हायर चार्जेस, और कुछ रिकवर करवाया वो तो माइनस होना ही होना है, उसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा। फिर गवर्नमेंट के अलावा कोई और एम्प्लॉयर अगर हो तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ एम्प्लॉयर का अपना घर है जहां पे आपको रहने को दिया, तो हमने कहा उसका अपना है। फिर हमने कहा पॉपुलेशन देखी जाएगी, 25 से ज्यादा है तो 15%, 10 से 25 है तो 10%, और अगर 10 से भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। फर्नीचर वाला सेम चलता है जी हमारा 10% या एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी। हमने कहा सर उसका अपना नहीं है, तो कहता है एक्चुअल हायर चार्जेस या रेंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया है और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस, और फर्नीचर है तो वही 10% या एक्चुअल हायर चार्जेस। और अगर आपको होटल में ठहराया गया तो अनफर्निश्ड वाला कोई फंडा नहीं है, एक्चुअल चार्जेस पे टू द होटल बाय द एम्प्लॉयर और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। फाइन, थोड़ी ये परसेंटेजेस कंफ्यूजन वाली है जी, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर वी गुड? चलिए जी आगे चलते हैं। सैलरी का मतलब बताया जी, यहां पर सैलरी का मतलब है सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, बस इसमें पर्क्स नहीं लेते। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैं जीएसटी में बोलता था कि जीएसटी में जीएसटी नहीं आता है, ठीक है, तो यहां पे उसने क्या बोला कि सैलरी में पर्क्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आरएफए की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आरएफए इज व्हाट? पर्क। तो पर्क की कैलकुलेशन करते वक्त कि पर्क कितना टैक्सेबल होगा, तो पर्क नहीं बीच में ले सकते, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरे को पर्क की वैल्यू निकालनी है। सो बेसिक पे डीए सिर्फ उतना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ऐड होगा। फिर कहता है बोनस ले लो, कमीशन ले लो, फीस ले लो, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ले लो, सारे कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, बस पर्क्स नहीं लेने, ठीक है। सैलरी की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और कवरेज और किसी भी उसमें नहीं है। आगे ग्रेचुइटी में भी बताऊंगा, पेंशन में भी करवाऊंगा, लीव एनकैशमेंट में भी करवाऊंगा, रिट्रेंचमेंट में भी करवाऊंगा सैलरी का मतलब, बट सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कहां पर आया? आरएफए में। एचआरए में कितना था? बीसीडी, और यहां पर है जी सब कुछ। यहां पे सैलरी का मतलब है, लिख लीजिए मेरे साथ, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग, ऑल कवर्ड इन सैलरी, माइनस एक चीज, पर्क्स, सारे पर्क्स, कोई भी पर्क नहीं ऐड होगा जी, कोई भी पर्क नहीं ऐड होगा, ऑल कवर्ड, सारे बोनस, कमीशन, फीस, सब कुछ ऐड होगा, बट पर्क कोई भी ऐड नहीं होगा जी, कोई भी पर्क ऐड नहीं होगा, पर्क में पर्क नहीं आएगा। चलें आगे, सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं करना? कह रहा डियरनेस अलाउंस जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनता, ये तो कभी भी नहीं ऐड होता, ये तो कभी भी ऐड होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, कहता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो उसने कर दिया है प्रोविडेंट फंड के अंदर। अलाउंसेस जो कि एग्जाम थे, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ था, टैक्सेबल पार्ट ऑफ द अलाउंसेस, ऊपर लिखा भी हुआ था टैक्सेबल अलाउंसेस। फिर वो कहता है पर्क्स नहीं ऐड होंगे जी, पर्क्स नहीं ऐड होंगे। सारा 2 में जो मैं आपको पर्क्स पढ़ा रहा हूं कोई भी ऐड नहीं होगा, ना रेंट फ्री अकोमोडेशन, ना इंटरेस्ट फ्री लोन, कार, कुछ भी, वो पर्क ऐड नहीं होगा। और एनी अदर पेमेंट जो कि इसके अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है, और एनी अदर लमसम पेमेंट जैसे कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट, कंपटीशन ऑफ द पेंशन और द सिमिलर, अगर आपको कोई लमसम पेमेंट की गई है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो लमसम पेमेंट इस साल की थोड़ी ना है, वो तो 10 सालों की है, 20 सालों की है, वो सारी आप इस बार की सैलरी में थोड़ी ना ऐड कर दो।
एग्जम्पशन, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से पढ़ेंगे जी। वो कहते हैं कि जी आपको होटल में अगर सिर्फ 15 दिन के लिए ठहराया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर, तो कोई बात नहीं। कंपनी ने मेरे को आज नोटिस दिया और कहा कि जी कल आपको बहुत जरूरी कल से मुंबई ऑफिस ज्वाइन करना है। मैंने कहा कि सर ये तो नहीं पॉसिबल, इतना शॉर्ट नोटिस पे कैसे? वो कहता है कि जी इमरजेंसी है और आप ही को जाना पड़ेगा। मैं कहा मैं वहां पे रहूंगा कहाँ पे? कहते हैं होटल में रहूँ। ठीक है, 10-15 दिन के लिए आपको होटल बुक करवाए थे। मीनवाइल सैटरडे संडे जब आएगा तो आप वहां पे अपना घर सर्च कर लेना और फिर होटल से आप शिफ्ट हो जाना। ठीक है, यहां पर आप मेरी सैलरी में 24% मत ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां पर 15 दिनों तक अगर मैं होटल में रह रहा हूं, और वो भी क्यों? ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, इन दैट केस वो वाला पॉइंट मेरे ऊपर नहीं लगेगा। और ये जो 15 दिन का बिल है ये भी मेरी सैलरी में ऐड नहीं होगा। ये टैक्स फ्री पर्क है, टैक्स फ्री पर्क है, बिकॉज ये वो कहता है ये एग्जम्प्ट माना जाएगा, ये 1 रुपए का भी ऐड नहीं होगा। वेयर द एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड द अकोमोडेशन इन द होटल फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन द वैल्यू ऑफ दिस पर्क विल बी nil, 0। अभी एक और बात, क्वेश्चन आएगा साल में 2 बार ट्रांसफर हुआ है, एक बार 9 दिन और एक बार 6 दिन, ये भी एग्जैक्ट है। ठीक है, ओवरऑल 15 डेज कॉन्टिन्यूस नहीं है जी, और 1 ट्रांसफर नहीं है। इट मे बी 1 ट्रांसफर और मोर देन 1 ट्रांसफर। अगर 15 दिन हम आपको एग्जाम करेंगे, 15 दिन के बाद वाला टैक्सेबल शुरू हो जाएगा। मतलब 1 साल के लिए? हाँ, 15 डेज आर पर ईयर।